अरे वाह रानो चिड़िया, तुमने सर्दियों के लिए भोजन भी इकट्ठा कर लिया है। तुम तो जंगल में सबसे तेज हो। जब सर्दियाँ शुरू हो जाएं तो भोजन का मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए भोजन का पहले ही ढूंढ लेना अच्छा रहता है। हाँ रानो, तुमने ठीक कहा। मैंने भी सर्दियों के लिए अनाज ढूंढना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तो अपने घोंसले भी पक्के करने हैं। तुम्हारा घोंसला तो पहले से ही पक्का है। रानो चिड़िया, तुम्हें तो सर्दियों की कोई चिंता ही नहीं है। गौरी कवि भी उनके पास खड़ी थी। तोता गौरी कवि से कहता है, वैसे गौरी, तुमने ना तो अभी तक भोजन इकट्ठा किया होगा और ना ही घर पक्का किया होगा। हाँ, ये कौवे हमेशा ही लेट काम करते हैं और सारी सर्दियाँ कामते हुए गुजार देते हैं। तुम सभी पागलों की तरह पहले काम करना शुरू कर देते हो। अभी तो सर्दियाँ आई भी नहीं है और तुम सब हमारी चिंता करना छोड़ दो। हम कौवे हैं कौवे, हमें सर्दियाँ कुछ नहीं कह सकती। तुम सब अपना सोचो, कमजोर पक्षियों। ऐसे बातें सुनाकर गौरी कवि वहां से चली जाती है। कितनी घुमंडी है ये। वैसे दोस्तों, तुम सबको पता है कि जंगल में एक शिकारी चील आई हुई है। हाँ तोते भैया, मैंने भी सुना है, लेकिन अभी तक वो हमारे इलाके में नहीं आई। फिर भी हम सबको खबरदार रहना होगा। जब भी वो चील दिखाई दे, फौरन अपने अपने घरों में छुप जाना। फिर सभी दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अरे गौरी, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। हम भी सर्दियों की तैयारी कर लेंगे। वही कर लेंगे बोलकर सर्दियाँ आ जाती हैं और फिर सारी सर्दियाँ कामते कामते गुजर जाती हैं। लेकिन कालू जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो रानो चिड़िया हमसे पीछे रह जाए। लेकिन अब तो उसने भोजन भी जमा कर लिया है और घर को भी पक्का कर लिया है, इसलिए उसे हराने का छोड़ दो। दोनों कालू कौवा और गौरी कवि ऐसे बातें कर रहे थे। उनके इलाके में शिकारी चील आ जाती है। वो इधर उधर अपना शिकार ढूंढ रही थी। सब पक्षी उस चील को देखकर तुरंत अपने अपने घरों को भाग जाते हैं। ये सारे पक्षी तो मुझे देखकर डर गए और अपने अपने घरों में छुप गए, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं हूँ। मैं इनके घरों को ही तोड़ दूंगी। ऐसे सोचकर शिकारी चील रानो चिड़िया के घर जाती है और अपने पंजे मार मार कर उसका घर तोड़ने लगती है। चील बार बार उस घर पर पंजा मार रही थी, लेकिन चील की इतनी कोशिशों के बाद वो घर को तोड़ नहीं पाती। पंजे मारते मारते चील के पाँव का एक नाखून टूट जाता है। हाय मेरा नाखून टूट गया। चील रोते रोते वहाँ से वापिस चली जाती है। ये सारा नज़ारा पक्षी अपने अपने घरों में बैठकर देख रहे थे। गौरी, देखा वो चील कैसे रानू का घर तोड़ रही थी। अगर तोड़ देती तो कितना मजा आता। वो तो रानू का घर था जो नहीं टूटा। अगर उसकी जगह हमारा घर होता तो सोचो क्या बनता हमारा। वो चील तो हमें खा जाती। हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ए ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि वो चील मेरे घोंसले को तोड़ नहीं पाई, लेकिन उसने मेरे घर को नुकसान पहुंचाया है। अब मुझे उस चील के दोबारा आने से पहले अपना नया घर बनाना होगा। चील के जाने के बाद कुछ पक्षी रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो, तुमने कितना पक्का घर बनाया है। हाँ, लेकिन उस चील ने मेरे घोंसले को कमज़ोर कर दिया है। अब मुझे और भी पक्का और मजबूत घर बनाना होगा। वो तो अच्छा हुआ चील का नाखून टूट गया, वरना वो तो घर को तोड़े बिना ना जाती। अब हम सबको भी अपने अपने घर मजबूत कर लेने चाहिए। मैं तो अब गन्ने का घर बनाऊंगी, वो इस घर से भी ज़्यादा मजबूत होगा। रानो चिड़िया की ये बात गौरी कवि सुन ली और वो भागी भागी अपने घर जाती है। कालू जी, मुझे पता चल गया हम कैसे उस रानो से आगे निकल सकते हैं। बताओ कैसे। वो रानो अब गन्ने का घर बनाएगी। हम ऐसा करते हैं, उसके जाने से पहले ही गन्ने तोड़ लाते हैं, फिर हमारा घर सबसे मजबूत होगा और हम उस रानो चिड़िया से जीत जाएंगे। चलो अब जल्दी चलो, इससे पहले कि वो रानो चिड़िया गन्ने तोड़। फिर दोनों कालू और गौरी अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों गन्ने के खेत में जाते हैं। गौरी, यहाँ पर तो थोड़े से ही गन्ने बचे हैं। अच्छा किया पहले आगे, वरना वो रानो आ जाती। वो देखो, वहाँ बांस भी हैं। वैसे मुझे लगता है हम गन्ना छोड़कर वो बांस का घर बना लेते हैं। तुम चुप करो, हम घर बनाएंगे तो इन्हीं गन्नों से बनाएंगे। फिर दोनों कालू और गौरी गन्ने काटना शुरू करते हैं
और वहाँ से सारे गन्ने काट कर अपने घर ले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ रानो चिड़िया भी आ जाती है। यहाँ पर तो एक भी गन्ना नहीं है। जब कल मैं आई थी तो यहाँ पर बहुत सारे गन्ने थे। फिर रानो चिड़िया की नज़र बांस पर पड़ती है। यहाँ बांस है, अब मैं बांस का घर ही बना लेती हूँ, ये घर भी तो मजबूत होता है। फिर रानो चिड़िया वहाँ से कुछ बांस काट है और उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी गन्ने का घर बनाना शुरू कर देते हैं और रानो चिड़िया अपना बांस का घर बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों अपना अपना घर बना लेते हैं। अगले दिन फिर से शिकारी चील आ जाती है। आज तो मैं अपने नाखूनों को अच्छे से तेज करके आई हूँ। आज तो मैं किसी न किसी पक्षी को ज़रूर खा कर जाऊँ। वो चील कौवों के घोंसले के पास रुकती है। वो वहाँ जाकर अपने पंजे और चोंच से कौवों का घर तोड़ने लगती है, लेकिन घर तो गन्ने से बना था, इसलिए वो घर नहीं टूटता और बार बार चोंच मारने की वजह से चील की चोंच में दर्द शुरू हो जाता है और वो वापस चली जाती है। हमने हरा दिया, हमने हरा दिया, हमने उस रानो चिड़िया को हरा दिया। इस गन्ने के घर ने हमें बचा लिया। अगर हमारा दूसरा घर होता तो हम अभी तक उस चील का नाश्ता बन चुके होते। रात हो जाती है। दोनों कालू और गौरी अपने अपने घोंसलों में सोए हुए थे कि तभी उन दोनों को अपने अपने शरीर पर कुछ काटने का महसूस होता है। दोनों की आंखें खुल जाती हैं। कालू जी, चींटियां, हमारा घर तो चींटियों से भर गया है। गौरी, जल्दी बाहर निकलो, वरना ये चींटियां काट काट कर हमारा बुरा हाल कर देंगी। कालू और गौरी चींटियों से बचते हुए अपने घर से बाहर निकलते हैं। कालू जी, हमने घर गन्ने का बनाया है, शायद इसलिए हमारे घर में चींटियां आ गईं। वो देखो गौरी, रानो चिड़िया अपने बांस के घर में कितने आराम से सोई हुई है और हम यहाँ डाल पर अपनी रात गुजार रहे हैं। इसका मतलब फिर से वो रानो चिड़िया हमसे जीत गई है और हम इस बार फिर से हार गए। ऐसे कौवे पेड़ पर बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में ठंड का मौसम आ चुका था। आज की रात तो सर्द हवाएं चल रही थी, जिसने सर्दी में और भी इजाफा कर दिया था। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आज बहुत ठंड है। बस आज की रात काट लो मेरे बेटे मिठू। मैं कल अपने बेटे को गर्म कपड़े ला दूंगी और मेरा बेटा आराम से सोएगा। चिड़िया ने भी अपने बेटे के लिए कपड़े लेने होंगे। मैं भी कल रानो चिड़िया के साथ चला जाऊंगा और अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े ले आऊंगा। तोते का वो परिवार ऐसे बातें करते करते सो जाता है। ठंडी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। तोते को रात की ठंड अच्छे से याद थी, इसलिए तोता बिल्कुल भी समय ज़ाया नहीं करता और सुबह होते ही चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया अपना दरवाज़ा खोलती है। क्या बात है तोते भैया, इतनी सुबह यहाँ, क्या कोई परेशानी है? रानो चिड़िया, रात की ठंड का तो तुम्हें पता ही है, हमारे पास गर्म कपड़े भी नहीं है। चलो हम दोनों कहीं से गर्म कपड़े ले आते हैं। लेकिन तोते भैया, हम गर्म कपड़े कहाँ से लेंगे? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि जाकर कपड़े खरीद सकूं। मुझे एक बार कबूतर ने बताया था कि उसके पास काफ़ी सारे गर्म कपड़े हैं। चलो उसी के पास जाते हैं। मुझे उम्मीद है कबूतर हमारी मदद ज़रूर करेगा। चलो ठीक है, हम कबूतर के पास ही चले जाते हैं। फिर दोनों तोता और चिड़िया उड़ते हैं और कबूतर के घर जाते हैं। तोता कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कबूतर, कबूतर यार, दरवाज़ा खोलो। कबूतर अपने घोंसले से निकलता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है। दोनों चिड़िया और तोता कबूतर के घर के अंदर आ जाते हैं। कबूतर भैया, ठंड अब बढ़ गई है, हमें कुछ गर्म कपड़े चाहिए। क्या आप हमें कुछ गर्म कपड़े दे दोगे? अब मैं क्या बताऊं, कपड़े तो मेरे पास थे, लेकिन एक रात बहुत तेज़ तूफान आया। मैं अपने घर की खिड़की बंद करना भूल गया और तब सारे के सारे गर्म कपड़े उस तूफान में उड़ गए। मैं जब सुबह उठा तो मेरे घर में कोई भी कपड़ा नहीं बचा था। हाँ, एक बात याद आई, क्या तुम दोनों को जादुई पेड़ का पता है? जादुई पेड़?
कौन सा जादुई पेड़? मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि सागर वाले जंगल में एक जादुई पेड़ है। उसके पास जो पक्षी जाता है और उस पेड़ से जो भी मांगता है वो पेड़ उसे वही कुछ दे देता है। चलो हम सब जाकर उसे गर्म कपड़े ले आते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर जल्दी चलो। वो सब उड़ते हैं और सागर वाले जंगल की तरफ जाते हैं। एक पेड़ की डाल पर कौवा और कौवी बैठे थे। वो उन सबको जाता हुआ देखते हैं और उन्हें आवाज देते हैं। रानो, रानो चिड़िया, कहाँ जा रही हो? हाँ हाँ, हमें भी बताओ, ये तुम सब इकट्ठे कहाँ जा रहे हो? कालू और गोरी, हम गर्म कपड़े लेने जा रहे हैं। रात को ठंड बहुत ज़्यादा थी। अगर गर्म कपड़े ना लिए तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। कालू, हमारे पास भी कुछ नहीं है, हम भी इन्हीं के साथ चल पड़ते हैं। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, हमें भी अपने साथ ले जाओ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी भी रानू चिड़िया, तोते और कबूतर के साथ सागर वाले जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कबूतर भैया, क्या यही वो सुनहरा जादुई पेड़ है? हाँ, इस पेड़ से जो भी मांगो ये देगा। पेड़ पेड़, हमें गर्म कपड़े चाहिए। पेड़ बोलता है। पक्षियों, मैं सुनहरा जादुई पेड़ सिर्फ सोना और चांदी देता हूँ। अगर तुम सब ने गर्म कपड़े लेने हैं तो तुम मेरे सामने वाले हरे भरे पेड़ की तरफ जाओ। लेकिन तुम सब सिर्फ एक चीज़ मांग सकते हो, या तो गर्म कपड़े और या फिर सोना या हीरे। हमें तो गर्म कपड़े ही चाहिए। चलो दोस्तों, हम उस दूसरे पेड़ के पास जाते हैं। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर दूसरे हरे भरे पेड़ के पास चले जाते हैं। लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी उस सुनहरी जादुई पेड़ के पास ही खड़े रहते हैं। कालू और गोरी, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, गर्म कपड़े यहाँ से मिलेंगे। तुम चुप करो मोटी चोंच वाले, हमें तो ढेर सारा सोना चाहिए। ये दोनों लालची के लालची ही रहेंगे। इन्हें छोड़ो तोते भैया, चलो हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांग लेते हैं। हरे भरे जादुई पेड़, हम सब आपसे सर्दियों के गर्म कपड़े मांगना चाहते हैं। ठीक है पक्षियों, मैं अभी आप सबके सामने गर्म कपड़े ले आता हूँ। फिर वो जादुई पेड़ से तेज़ रोशनी निकलती है और बहुत सारे गर्म कपड़े बाहर आ जाते हैं। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर वो सारा सामान उठाते हैं और अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। चल कालू, मैं तो अपने लिए एक सोने का हार मांगूंगी। और मैं भी सोने की घड़ी मांगूंगा। सुनहरी जादुई पेड़, मुझे सोने का हार दो। सुनहरी जादुई पेड़, मुझे सोने की घड़ी दो। उस सुनहरी जादुई पेड़ से भी एक तेज रोशनी निकलती है और वो कालू कौवे और गोरी कौवी को सोने का हार और सोने की घड़ी दे देता है। कालू और गोरी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। देखो बच्चों, मैं आप दोनों के लिए गर्म कपड़े लाई हूँ। कुकू, ये आपका मफलर और गर्म स्वेटर, और गुड़िया, ये आपकी गर्म शॉल। कुकू खुशी खुशी अपनी मम्मा से वो गर्म मफलर और स्वेटर लेकर पहन लेता है और गुड़िया भी अपनी मम्मा से गर्म शॉल लेकर पहन लेती है। कबूतर और तोता भी घर जाकर अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहना देते हैं। रात हो जाती है। आज तो सर्द हवाओं के साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। आज तो ठंड कल से भी ज्यादा है। अच्छा किया मिठू जी, आप आज ही जाकर सारा सामान ले आए। सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम से गर्म बिस्तर में बैठे थे, लेकिन सिर्फ कालू कौवा और गोरी कौवी थे जो ठंड से कांप रहे थे। कालू जी, मुझे नहीं पता था आज इतनी ज्यादा ठंड पड़ेगी। हाँ गौरी, अब क्या करें, ये ठंड तो हमारी जान ले लेगी। चलो कालू जी, हम उस जादुई पेड़ के पास जाकर उससे गर्म कपड़े मांग लेते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी बड़ी मुश्किलों से उड़ते उड़ते जादुई पेड़ के पास जाते हैं। जादुई पेड़, हमें गर्म कपड़े दो, प्लीज हमें जल्दी से गर्म कपड़े दो। लालची कौवो, तुम दोनों पहले ही सुनहरे पेड़ से सोना मांग चुके हो। अब मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जादुई पेड़ कालू कौवे और गोरी कौवी को कोई चीज़ भी नहीं देता। दोनों कांपते कांपते घर आते हैं। ठंड के कारण उनके शरीर जमना शुरू हो जाते हैं। दोनों लालची कौवे अपने लालच के कारण पूरी रात रोते रहते हैं।
और ठंड में कांपते हुए गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। सब पक्षी बहुत आराम से अपने घरों में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने घर को गर्म रखने के लिए पहले से ही लकड़ियां जमा कर ली थीं। पूरे जंगल में सिर्फ कौवों का घर था जो ठंडा था। कालू, जाओ जल्दी से लकड़ियाँ लाओ, वरना वरना इस ठंड में तो हम दोनों ऐसे ही मर जाएंगे। इस ठंड में कहाँ कोई सूखा पेड़ मिलेगा। सारी गर्मियाँ हमने मौज मस्ती में गुजारी हैं और अब सजा काट रहे हैं। तुम जाकर देखो तो शायद कोई चीज आग जलाने के लिए मिल ही जाए। अच्छा, जाता हूँ। कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और घर से बाहर निकलता है। बाहर तो सर्द हवा चल रही थी। कालू कौवे की तो कुल्फी जम रही थी। कालू कौवा उड़ते उड़ते घने जंगल जाता है। वहाँ उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिसके ऊपर बर्फ नहीं थी। कालू कौवा जल्दी से उस पेड़ के पास जाता है। वो कुल्हाड़ा अपने पंख में पकड़कर जैसे ही उस पेड़ के ऊपर चलाने लगता है तो पेड़ बोलता है, कौवे कौवे, मुझे मत काटो। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई पेड़ हूँ, मुझे मत काटो। वाह, जादुई पेड़, तो फिर मेरी इच्छा पूरी करो। हाँ हाँ, बताओ। मैं हर साल 3 इच्छा पूरी करता हूँ। पहले तुम बताओ। हमें बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से मुझे एक हीटर दे दो। ठीक है, मैं अभी देता हूँ। पेड़ से एक रोशनी निकलती है और हीटर बाहर आता है। ये रहा तुम्हारा हीटर। कालू कौवा तो हीटर देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी से हीटर उठाकर अपने घर वापस जाता है। गोरी कौवी तो हीटर देखकर हैरान हो जाती है। कालू, ये हीटर कहाँ से चुरा कर लाए हो? चुरा कर नहीं लाया, मैं घने जंगल में गया था, वहाँ एक जादुई पेड़ मिला, उसने मुझे ये हीटर दिया है। अच्छा, फिर तो मैं भी उसके पास जाती हूँ। मैं तो उससे सोने के गहने मांगूंगी। हाँ हाँ, जाओ। वो कह रहा था कि वो हर साल 3 ख्वाहिशें पूरी करता है। तुम पहले जाकर मांग लो, कहीं कोई और पक्षी ना चला जाए। गोरी कौवी जल्दी से अपने घर से निकलती है और घने जंगल की तरफ जाती है। गोरी कौवी उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। हीटर हीटर, मेरी भी इच्छा पूरी करो। हाँ, बताओ, तुम क्या लेना चाहती हो? मुझे सोने के गहने दो, वो भी अभी। अच्छा, मैं देता हूँ। जादुई पेड़ में से फिर से रोशनी निकलती है और वो पेड़ गोरी कौवी को सोने के गहने दे देता है। गोरी कौवी खुशी खुशी वो गहने उठाती है और घर की तरफ चल देती है। आज की रात तो दोनों कौवे बहुत खुश थे। उनके पास हीटर भी था और गोरी कौवी को उसके गहने भी मिल जाते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी अपने गहने पहनती है और अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है। पिंकी पिंकी, देखो देखो, मेरे सोने के गहने कैसे लग रहे हैं। गोरी, ये डिजाइन तो अब बहुत पुराना हो गया है, ऐसा डिजाइन तो अब कोई नहीं खरीदता। रुको, मैं तुम्हें अपने गहने दिखाती हूँ। पिंकी कौवी अपनी अलमारी खोलती है और अपना सोने का सेट लाकर गोरी को दिखाती है। ये देखो, कितना प्यारा है, अब ऐसा बनवाना तुम भी। गोरी कौवी जैसे ही पिंकी के घर से निकलती है तो सीधा उस जादुई पेड़ के पास जाती है। जादुई पेड़ जी, मुझे अब एक बिल्कुल नए डिजाइन का सोने का सेट दो, जल्दी करो। लालची कौवी, तुमने अपनी एक इच्छा पूरी कर ली, अब किसी और पक्षी को भी मौका दो। चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वही करो, वरना मैं तुम्हें काट डालूंगी। फिर क्या बनेगा तुम्हारा? तुम एक बहुत ही बुरी कौवी हो, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। ज्यादा बोलो मत, जो कहा है वो करो। जादुई पेड़ से रोशनी निकलती है और वो पेड़ गोरी कौवी को नए डिजाइन के गहने दे देता है। गोरी कौवी खुशी खुशी वो गहने उठाकर घर ले जाती है। गोरी कौवी खुशी खुशी वो गहने उठाकर घर ले जाती है। शाम को गोरी की माँ गोरी के घर आती है। कैसी है मेरी बेटी? माँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा कैसे आना हुआ? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी बहन की शादी है, उसके लिए
कोई सामान देखने आई थी, सोचा यहाँ भी चक्कर लगा जाऊं। अच्छा, सारी चीजें जमा हो गई क्या? हाँ, बस गहनों का बंदोबस्त करना रह गया है। माँ, गहनों की तुम चिंता मत करो, वो मैं ला दूंगी। क्या सच कह रही हो गोरी बेटी तुम? तो और क्या माँ, आप घर जाएं, मैं कल गहने घर ही दे जाऊंगी। गौरी अपनी माँ से थोड़ी देर बातें करती है और फिर गौरी की माँ वापस चली जाती है। गौरी कभी भागी भागी उसी जादुई पेड़ के पास जाती है। आप क्यों आई हो यहाँ? जैसा मुझे कल सोने का सर दिया था वैसा ही एक और दो। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, 3 ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, अब अगले साल आना। तेरी इतनी मजाल, रुक, तुझे मैं अभी काटती हूँ। गौरी कभी गुस्से में घर जाती है और कुल्हाड़ा उठाकर उस पेड़ के पास आती है और उसे काटने लग जाती है। जल्दी दो गहने, वरना तुझे काट कर बेच आऊंगी तेरी लकड़ियाँ। अच्छा, मुझे छोड़ दो। गौरी कभी रुक जाती है। तुम पुरानी गुफा में जाओ, वहाँ मेरा एक मित्र है, तुम उसे जो कहोगी वो तुम्हें वही देगा। ये बात पहले नहीं बता सकते थे, मेरा समय जाया किया। गौरी कभी गुफा की तरफ जाती है और बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है, कोई है? इस गुफा में कोई है तो बाहर आए। गुफा के अंदर एक काली बिल्ली थी, वो गौरी की आवाज सुन लेती है। मियाँ, एक बार ये कभी यहाँ तो आए, इसे तो मैं मजे से खाऊंगी। काली बिल्ली गुफा की एक तरफ होकर छुप जाती है। गौरी कभी जैसे ही गुफा के अंदर जाती है, काली बिल्ली जल्दी से पीछे से छलांग मारती है और गौरी कभी को पकड़ लेती है। बिल्ली, काली बिल्ली, मुझे जाने दो, मुझे वापस जाने दो। म्याऊं, तुझे तो मैं आज मजे ले लेकर खाऊंगी, आज तो मेरी पार्टी होगी, पार्टी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रानू चिड़िया अपना दाना लेकर घर आ रही थी। वो गौरी की आवाजें सुनकर गुफा में आती है। बिल्ली, इस कवि को छोड़ दो, इसे जाने दो। मियाऊं, नहीं जाने दूंगी, इसने मुझे एक बार बहुत तंग किया था, आज तो फंस गई, अब तो ये मेरे पेट में ही जाएगी। मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ, मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगी, तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूँगी। देखो काली बिल्ली, अगर आज तुम इसे छोड़ दोगी तो ये एक अच्छी कवि बन जाएगी, तुम इसे अच्छा बनने का मौका मत छीनो। मियाऊं, ठीक है, लेकिन अगर आइंदा काली कलोटी कवि तुमने किसी को तंग किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। समझ गई काली बिल्ली, मैं समझ गई, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। फिर काली बिल्ली गौरी कवि को छोड़ देती है और रानू चिड़िया गौरी कवि को लेकर वापस घर की तरफ चल देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।